लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको जो है डायबिटीज है। वो किसी और बीमारी के लिए जाते हैं तो उनको डायबिटीज पता चलता है कि उनको डायबिटीज है। कोविड में एक ये है कि डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है, जिनके पास डायबिटीज नहीं भी है उनकी भी शुगर बढ़ जाती है। जी और इसमें खास तौर से जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो इस फंगस को आने में हेल्प करती है उस मरीज के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद जिन लोगों के ट्रांसप्लांट हुए हैं तरह तरह के, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, HIV है, एड्स है जिनको, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाल और उसके बाद जो है जिन लोगों ने जो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पर हैं किसी और वजह से, चाहे भले ही उनको और ये बीमारी ना हो लेकिन किसी और वजह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कि ये, यानी कि समझ लीजिए फंगस जो है ये कमजोर लोगों पर अटैक करता है। इसमें ये भी कहना है कि कई मरीज ऐसे भी हैं जो यंगर जनरेशन है उनको भी हो रहा है और जो नॉन कोविड है उनको भी हो रहा है। ये बहुत पहले से रहा है लेकिन इस पर इतनी चर्चा, इतनी बात नहीं होती थी। ये हम लोगों के फ्रेटर्निटी में एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी तक सीमित रह जाती थी। लेकिन अब चूंकि कोविड की वजह से इसको कह लीजिए इसको एक प्रोपेगेंडा हुआ है या इसकी एक बात निकल कर क्योंकि ये एक बहुत व्यापक स्तर पर आ रही है। उसके बाद जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में वो एक ह्यूमिडिफायर करके एक छोटी बोतल होती है जिसमें पानी भरा जाता है, उसको जो है लोग पानी भर लिया नल से, वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा पाइप लगा है तो लगा है न, अब वो उसमें आप देखिए कि कहीं पर भी पानी अगर आप घर में भरकर रखेंगे धीरे धीरे वो नीचे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, गंदा हो जाता है, उसमें हल्का पीलापन या हरापन आ जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा है कि उसकी सफाई होना चाहिए। दूसरी बात जो ऑक्सीजन का पाइप है और जो मास्क है वो भी सफाई बराबर लोग कर रहे हैं, नहीं कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। उसके बाद जो है जो लोग आपस में जैसे एक दूसरे का जो कमरा है जहाँ रह रहे हैं वहाँ डैम्पनेस है, गंदगी है आपके घर में, या ऐसी जगह जा रहे हैं खेतों में जा रहे हैं, जैसे अगर ग्रामीण लोग हैं या लॉन में जा रहे हैं, अपने बगीचे में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो मिट्टी है या वहाँ पर जो है काई कहीं जमी हुई है। दूसरा हमारे फ्रिज वगैरह कई जगह हो जाती है, वो तो आप कितना आदमी सफाई करेगा, उसके वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिनकी की वजह से ये ब्लैक फंगस हम लोगों पर अटैक करता है। दूसरी बात, बाकी आगे डिस्कशन में आएगा, इसमें कई बार सिम्टम्स नहीं भी पता चलते हैं, बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं और डिजीज प्रोग्रेस करी होती है। ये डॉक्टर करण बताएंगे, सर बताएंगे। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो रीजन समझ में आता है वो यही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत क्लियर पिक्चर खींची सर। ब्लैक फंगस का मेरा डायरेक्टली कोई एक्सपोजर नहीं है और यूजुअली हम लोग नहीं देखते। हाँ, और बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन और टू क्वेश्चंस। पोस्ट कोविड एमआई बहुत कॉमन हो रहा है, तो क्योंकि कहीं से भी एक क्लॉट आया और वो इस्चीमिया हो गया, एंजाइना हो गया या एमआई हो गया, सीवियर एमआई हो गया, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम है कि पहले इस्चीमिया हो रहा है फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है फिर इस्चीमिया हो रहा है? सर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसके कारण इस्चीमिया हो रहा है। So this is opportunistic, पहले फंगस आ रहा है। हाँ, because I wanted to know from somebody who is operating, so he can tell us better कि ये पहले इस्चीमिया है कि बाद में इस्चीमिया। ये मेरे दिमाग में एक डाउट था which I wanted to clear कि क्या पेशेंट्स को पहले एंटीप्लेटलेट्स वगैरह दे दिए जाएं तो क्या इस चीज से बचत हो सकती है? ये मेरे दिमाग में एक सवाल था। सर एक जूम मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, उसमें वेस्कुलर एम्बोलिस की बात करी थी उन्होंने कि कभी कभी वेस्कुलर एम्बोलस जो है
वो मिलता है खास तौर से जब ब्रेन में जाता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि कैरोटिड आर्टरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और एक्चुअली इट इज वेस्कुलो इन्वेसिव। इसकी जो मेन है वो, हाँ, तो वो यही है। दूसरा ये कि कोविड का मेनली जो मिल रहा है वो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट और प्रोलॉन्ग स्टे पर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो है मेरे ख्याल में इसका डी डाइमर वगैरह और जिसको ये सब एंटी कोआगुलेंट्स वगैरह सब चल रही होंगी, तो एक ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा डिहाइड्रेशन का भी होता है। कई सारी चीजें हैं जो कि वो हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमारे ये फंगस बाबू आ गए। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग आई वुड आस्क। अभी डॉक्टर मनोज बोल रहे थे कि एक स्टडी आप ये नहीं कर सकते कि सबका डी डाइमर भी एक बार चेक कर लें प्री, कि क्या उनका डी डाइमर भी पहले बढ़ा हुआ था कंटिन्यूअसली और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई, क्या जिसमें डी डाइमर नॉर्मल था उसमें भी प्रॉब्लम हुई। तो यू कैन हैव टू कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स, maybe with normal D dimer and with high D dimer values. So किसमें ज़्यादा वो हुआ black fungus? This is my idea. I don't know. हमारे कई केसेस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आए जिसमें सडन लॉस ऑफ विजन है, जिसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है या सेंट्रल वेन थ्रोम्बोसिस है। तो वो केवल ही थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से हो सकती है और उनमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई पाए गए। Okay, so that is one thing which really I wanted to know. Secondly, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी COVID-1 में जब था तो लोगों ने स्टीम लेना शुरू किया। अभी क्या हुआ कि कई लोग इस बार भी है कि दिन में 3 बार 4 बार 5 बार स्टीम ले रहे थे। तो क्या इस चीज का भी रोल रहा है कि अंदर म्यूकोसा डैमेज हुई है स्टीम लेने से ज्यादा, कुछ ऐसा आपको लगता है? डॉक्टर मनोज, यहाँ पर भी एक ये तस्वीर निकल के आती है कि हम लोग कई बार बहुत सारे दुश्मनों की चर्चा करते हैं। ये तो खैर अदृश्य दुश्मन है ही, और डायबिटीज अपने आप में बहुत बड़ा दुश्मन है और उसका इसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल है कि डायबिटीज पेशेंट के साथ में ये वाली दिक्कतें ज्यादा आने वाली हैं। और भी जो बीमारियां इस तरह की होती है जो कोमॉर्बिडिटीज होती है, उनका इसमें रोल है कुछ? देखिए, बिल्कुल कोमॉर्बिडिटीज की तो मैंने आपसे बात करी थी। उसमें जो है ऑलरेडी जो है लड़ झगड़ कर बॉडी अपनी काफी क्षमता जो है वो डाउन कर चुकी होती है। उसके बाद जो है ये कोविड आते हैं। जो कोविड हैं ये भी जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से फेरेटिन बढ़ता है। फेरेटिन बढ़ता है तो आयरन बढ़ता है। आयरन बढ़ता है तो इनको जो है फंगस को जो है खाना पीना मिलता है। ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो उनका खाना पीना बढ़ता है। जिंक हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो वो फिर उनका खाना पीना बढ़ता है। तो ये सब चीजें। दूसरी बात ये है कि जो है ब्रीच, यानी कि जो म्यूकोसल लाइनिंग है, चाहे वो मुंह की हो चाहे नाक की हो, अगर हमने जैसे उसको कर दिया, अगर उसमें ब्रीच हुआ तो उससे फंगस के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बर्न का केस है या चेहरे पर चोट लग गई है, एब्रेजन हो गया है, कुछ हो गया है, तो उससे जो है फंगस का इन्वॉल्वमेंट जो है जल्दी बढ़ जाता है। दूसरा, हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे। सड़े गड़े फल हैं, सब्जी है, वो रखी हुई है, पुरानी है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको पहले ही बताया, जो चीज हमारे दादा नानी दादी और नानी का जो वो है ना, अगर उस चीज को हमने उससे हम हटे तो यही हुआ। अब है बिना हाथ धोए जो है हम लोग अपना इस्तेमाल कर लेंगे। अपना पता लगा बाहर से आए, पेड़ पौधे छुए करे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी की वजह से ये इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही इस बीमारी से लड़ झगड़ कर 3/4 बेदम हो चुके हैं। उसके बाद ये आ जाता है, तो इसलिए जो है इससे हम इतनी जल्दी नहीं लड़ पाते हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है और इसके लिए दवाई भी नहीं है, कोई एक ही दवाई है।
और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो भी बड़ी जुडिशियसली यूज करनी है हमको, क्योंकि जो है अगर ज्यादा उसको यूज कर लेंगे तो वो और हमारे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड अंगों पर असर करेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए एक डिलेमा रहता है और बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है, जो भी डॉक्टर्स इसको ट्रीट कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में डेली डॉक्टर करण फेस करते ही होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर करण, ये जो इसके अलग अलग कलर्स बताते हैं, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये बताइए कि एक पेशेंट है जो कि कोविड का पेशेंट है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वो नॉर्मलसी की तरफ आ गया है, तो कितने दिन तक का ये रिस्क है कि फंगस उसको हो सकता है? तो एक ये भी थ्योरी है कि जो ब्लैक फंगस है वो एक्चुअली चूंकि ये वेस्कुलर चैनल्स को अफेक्ट करता है, उसकी नेक्रोसिस होती है, तो उस नेक्रोसिस होने की वजह से वो काला नजर आता है। दूसरा जो है, जो व्हाइट फंगस है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स, और उसमें वही कोविड वाले फीचर्स आ जाते हैं, ब्रेथलेसनेस है, खांसी है, ये सब आ जाता है। और ये जो वो म्यूकर से होता है, और ये जो होता है कैंडिडा से होता है, जिसका की कलर डर्टी व्हाइट या व्हाइट से होता है। उसके वहां पैचेस मिल जाते हैं, कैविटी वगैरह मिल जाएगी लंग में। और बायोप्सी, ये जितना फंगस है ये बायोप्सी से जो है उसी से डायग्नोस होता है, उसी से हम कंफर्म कर सकते हैं। जो येलो वाला है वो एस्परजिलोसिस है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक्चुअली वुंड को हील ही नहीं होने देता है, ये पस फॉर्मेशन करता है, और उसकी वजह से जो है सीवियर इन्फेक्शन और ये सब चीजें डेवलप होती हैं। तो ये बेसिक तीन जो फंगस हैं, जो व्हाइट, ब्लैक और येलो है, वो इस तरह से है। इसीलिए एक ही मरीज में ये तीनों मिल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का अलग अलग है। इंटेस्टीन में इफेक्ट होता है, और उसमें वहां पर आपको डायरिया है, दर्द है, और ये सब चीजें आपको प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा जो है, जो आपने पूछा था कि कब तक प्रेजेंट कर सकता है, इट इज 6 to 8 वीक्स मतलब तक वो जो कौन है। सी स्टेज होगी कि जब मरीज सोचे कि भाई अब तो हम इन जंजालों से मुक्ति पा गए हैं? मरीज ये ध्यान रखे, इसीलिए उसको कहा जाता है कि आप ठीक होने के बाद भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन 6 to 8 वीक्स के बाद भी हो सकता है, तक भी रिपोर्टेड है। तो ये मतलब कहना चाहिए कि तलवार लटकी रहती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और शरीर कमजोर तो होता ही है, तो उसमें सारी बीमारियां जी बढ़ती ही है जी अपने आप में। जी 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 बिल्कुल। राजीव, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मधु अस्थाना का, जो कि बनारस से हमारे साथ जुड़ गई हैं और अग्रसेन पीजी कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल एंड एचओडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। डॉक्टर मधु अस्थाना कोरोना वॉरियर हैं, उनके पास भी कुछ सवाल है। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आप सबको नमस्कार। मेरा मैं कोरोना से उबर चुकी हूँ और मेरे दोनों वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। थैंक यू। अभी फंगस के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं डॉक्टर साहब से, वो काफी स्पष्ट किया है और बहुत समझाने की कोशिश की है सर लोगों ने। लेकिन एक मेरी समस्या ये है कि वो इसमें जो बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है ना, वो लेमैन तो शायद थोड़ा कम समझ पाएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए तो हैबिचुअल है, हर दिन की भाषा है। लेकिन हम लोग को वो सारी चीजें बहुत अच्छे से ग्रैस्प नहीं हो पाती हैं। तो जो न समझ में आए पूछ लीजिए। हाँ, और थोड़ा सा, क्योंकि वो शब्द ही इतने बड़े बड़े हैं कि हम लोग शायद उसको बता ना पाए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि हमने कोविड से उबर चुकी हूँ, 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है और दोनों वैक्सीनेशन भी मेरे हो चुके हैं, तो क्या इसके बाद भी ये संभावनाएं रहती हैं फंगस की? इसमें जो है, देखिए, जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उसमें करीब 70% लोग इन्फेक्टेड हैं। मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ हर चीज के लिए, कोविड से और ये सब चीजों से। और जिनको सिंगल वैक्सीनेशन हुआ है वो करीब 20-25% है, और जिनका दोनों हो चुके हैं वो करीब 5% है या उससे कम है। ये 1% है जी। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज मस्ट। जी, वैक्सीनेशन हो चुकी है दोनों, लेकिन जैसा आपने बताया कि 2 महीने तक ही
और ये उसके बाद भी तलवार लटकी रह सकती है, तो सतर्क तो रहना है। ये तो बिल्कुल prevention बिल्कुल बिल्कुल वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दोबारा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जी, जी। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है, आप वही 5% से कम वालों में आती हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये कोरोना भी कितने % लोगों में रिपीट हो सकता है सर? मैंने आपको बताया ना कि जो नॉन वैक्सीनेटेड है 70%, करीब रफली ये फिगर कोटेड है, और जो सिंगल डोज से जिन्होंने ली है वो करीब 20 के आसपास है, 25, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो जिन्होंने दोनों वैक्सीन डोजेज ले चुके हैं। और एक चीज और आपको फिगर बता दूं कि वर्ल्ड के करीब करीब 70% जो है ब्लैक फंगस के केसेस हिंदुस्तान में हैं, और इस वक्त जो है करीब 12,000 के आसपास, 11,000 के आसपास केसेस हिंदुस्तान में रिपोर्टेड हैं। ये फिगर सर्कुलेट कर रही है। बिल्कुल। डॉक्टर करण, क्या इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है, स्टीम का हो या काढ़े का हो या केयर का हो या प्रिकॉशंस का हो, जो भी कहा जाए? बिल्कुल डॉक्टर साहब मैम, सब कुछ है, डॉक्टर साहब सब कुछ है हमारे पास, बस केवल एक ही चीज नहीं है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है। और जो हम लोग हैं, जो अंग्रेजों के जमाने में 3 लोग होते थे, पुलिस कप्तान और सिविल सर्जन और कलेक्टर, तो ये सिविल सर्जन मिसिंग है। जिस दिन ये सिविल सर्जन जो है अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, उस जगह ये सब समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। हम ही लोगों को बताते हैं, अब आपने खुद ही देखा कि जो है 50% लोग हैं खुद ही अपना ही इलाज कर लेते हैं, तो बाकी जो बचे वो हमको बताते हैं कि हम कैसे डॉक्टरी करें, कब किस मरीज को वही कैसे बात। दें उसको। थोड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास बहुत रिसर्चेस का मतलब लॉन्ग एक्सपीरियंस है ही नहीं। तरफ डर है, दूसरी तरफ जो आपने कहा कि वो सोच रहा है क्या स्टेज होगी, वो ये भी सोचता है अगर वो एडमिट है या घर पे ऐसे रहे तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, ओ आई एम लोनली, सबने छोड़ दिया है मुझे। और ये कमरे सब में बंद अकेले मैम। आप बिल्कुल डॉक्टर कुमुद बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसका जो, जैसे डॉक्टर करण ने कहा, इसका प्रोटोकॉल ना होने की एक बहुत बड़ी बात ये है कि अगर आज भी हम देखें तो कोविड के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना उसका इलाज। कोई हर बार कुछ ना कुछ नई चीज इसमें ऐड हो रही है, हर बार ना कुछ नया हो रहा है। और जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था शुरू में, तो इसमें जो एक ब्लैक फंगस का एक बहुत बड़ा रीजन जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से निकल कर आ रहा है, वो ये है कि इट इज द म्यूटेंट वर्जन ऑफ दिस कोविड, जिसकी की वजह से Yes, sir. कोविड 2 में ये चीजें आ रही हैं। दूसरी बात, जो डर की बात करी है, तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं जो टेली कंसल्टेशन कर रहा हूँ, तो 50% पेशेंट्स को मैं जब ये चीज समझा देता हूँ, कर देता हूँ, तो जिसको कहते हैं ना, उनके इतना ज्यादा इत्मीनान हो जाता है उनको, और इतना ज्यादा उनको शांति मिल जाती है। लेकिन फिर वही, जो वहां पर जब मरीज सीरियस है, ऑक्सीजन कम हो गई है, उसको अब अस्पताल जाना है या कुछ कराना है, तो वो जो एक मतलब एक रेड टेपिज्म ही कहूंगा मैं इसको एक तरीके से, उसमें वो फंस जाता है। जो वो सबसे बड़ी समय, वो हमारे परव्यू के बाहर है, वो हमारे सबके परव्यू के बाहर है। वो सारा जो खेल है वो इस रेड टेपिज्म की वजह से है। बाकी हम लोगों के लेवल पर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, भाई वो तो है ही, जब डेस्परेट कंडीशन है तो हम नदी में डूब रहे हैं, तो कोई भी तिनका मिलेगा, कहीं से मिलेगा, हम उसको अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मरीज की जान बचाने के लिए हर तरह की दवाइयां करते हैं, और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो है इतने एंटीवायरस वगैरह सब देते हैं कि ये ब्लैक फंगस भाई साहब जो है वो हम लोगों पर इतना हावी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, डूबते को तिनका के सहारा वाली जो चीजें हैं उसमें हमारा अपना दिमाग भी चलता है, हमें दूसरी पैथीज आ जाती है, हमारे अपने घर के घरेलू नुस्खे और एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं। और आज फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म से अपनी बात रिपीट करूंगी। बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, जो कि सिर्फ इस पैंडेमिक में काम नहीं करता, हमेशा ही काम करता है। तो एज पीपल आर बिल्कुल डिस्कसिंग बिल्कुल अबाउट बिल्कुल मैम। बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, so we are very much focusing about psychological immune system। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड को जीत कर आए हैं, और वो ये
इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जितनी हेल्प उनको मेडिसिन ने की या डॉक्टर्स ने की, उतनी हेल्प उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम में की। मैडम भी इसका एग्जाम्पल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे फाइट करके आ रहे हैं। सो हमको इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ में रियलाइज करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और बूस्ट करने की जरूरत है कि हम कैसे अपनी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग करके लेकर आए। बिफोर बिल्कुल गोइंग ठीक कह रही हैं आप। क्वेश्चन, राजीव थोड़ा चैट बॉक्स से क्वेश्चंस उठाइए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कोविड में ही नहीं, विल पावर अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमारी और बीमारियों से भी हमको काफी ज्यादा लड़ने की शक्ति मिलती है और सब मिलती है। जहां जी। हम हार गए, हथियार डाल दिए, वहां बीमारी और ज्यादा आ जाएगी। अगर दिमाग परेशान है कि दर्द, कभी पीठ में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, और बाकी अगर दिमाग स्ट्रांग है, सब है, तो ये सब महसूस भी नहीं होंगे। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल बिल्कुल सही है। सीनियर सिटीजन का एक एग्जांपल दूंगे, या कपल है जो मेल है, उनकी डायलिसिस चल रही है वीक में 2 दिन, और उनकी वाइफ उनके साथ में जाती है हॉस्पिटल में। अपने आप में बड़ा भारी ये दिमाग में एक सवाल रहता है कि अस्पताल जा रहे हैं, कोविड के टाइम में जा रहे हैं और डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, मतलब वहाँ कुछ समय रहना होगा। स्टिल उनका यही है कि कुछ भी हो जाए कोविड तो होने नहीं देंगे, जो काम के लिए जा रहे हैं उसको करा के आएंगे। तो ये इस तरह की चीजें एग्जाम्पल हो जाती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग इसीलिए करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम जा रहे हैं, डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, वो काम करके आएंगे, उसको तो विन करना ही है, कोविड तो आने नहीं देंगे। तो राजीव, बहुत सारे जो लंबे प्रश्नों की झड़ी है वो वहीं से आ रही है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तो मैं फेसबुक से ले रहा हूँ। जी। सुनीता जी ने पूछा है, क्या ब्लैक फंगस के कारण ही फेस पर नमनेस होती है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? इसमें जब ये फंगस आगे बढ़ता है, नाक से जब आंख की तरफ जाता है, आंख से जब ब्रेन पर जाता है, तो ये जो है नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। नर्व्स जो है 1-2 जब इन्वॉल्व होती हैं तो जो आधा चेहरा है उस पर नमनेस भी आ जाती है और उस पर आपको कोई सेंसेशन फीलिंग नहीं होती है। और इसी तरह से जब वो आंख से जब ब्रेन में जाता है तो बाकी और नर्व्स इस्तेमाल होती है, जिससे कि आंख में जो है पैरालिसिस हो जाती है, आंख गिर जाती है, मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती है। दूसरी बात, आंख का मूवमेंट बंद हो जाता है, आंख बाहर निकल आती है। तो ये सारे नर्व के इन्वॉल्वमेंट है। देखिए दिमाग, ये इसी ने इसको राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूको माइकोसिस कहा गया है, क्योंकि जब जहां ब्रेन हो गया वहां नर्व हो गया, जहां नर्व हो गया तो जहां जहां नर्व जा रही है वो अपने हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होगा। रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम द कोरोना? मतलब कि कोरोना के लिए कोई दूसरा प्रिकॉशन है, इसके लिए कोई दूसरा प्रिकॉशन की सेम प्रिकॉशन, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो दोनों चीजों से बचे रहेंगे? बिल्कुल, ये सर हम लोगों की बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। कोई भी चीज पर हमारी ये बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं कि हम दवाइयाँ अपने हिसाब से भी करते हैं। हम दवाइयाँ इस हिसाब से भी करते हैं कि बच्चा जो दवा खा रहा है तो बड़ा उसकी डबल डोज खा ले, बड़ा जो खा रहा है बच्चा उसकी जो है माइल्ड डोज ले ले। ये वाली प्रैक्टिसेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाली है। और सर ने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही कि हेल्प इज अवेलेबल एवरीवेयर। डॉक्स नियर मी का भी यही प्रयास है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमको अगर हमारे फेसबुक पेज से, हमारे फोन नंबर से, हमारे मैसेंजर से लोग कांटेक्ट करते हैं और हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है कि जहाँ भी किसी का कोई भी हेल्प के लिए आवाज आई तो हम कंसर्न पर्सन को वहां तक पहुंचा देते हैं। यस राजीव। एक और क्वेश्चन है, ये जो डायबिटीज है, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं थे और उनकी डायबिटीज कोविड और उसकी वजह से किसी की 500 किसी के ऊपर जा चुकी है और वो अब इंसुलिन लेके धीमे धीमे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको कब तक इंसुलिन लेनी है और कब तक उनको डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है? और क्या ये अब डायबिटीज जो है उनकी जो है परमानेंट हो गई है कि ये डायबिटीज जो है अब उनको, मतलब कि अब इस मूवमेंट पे उनको क्या कंट्रोल और करना चाहिए? जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी, अब काफी 500 तक डायबिटीज गई है, और अब उनको क्या करना चाहिए आगे फ्यूचर लाइफ में? बहुत सिंपल है, दे शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नंबर 1।
नंबर 2 धीरे धीरे कम होती है, और जो भी डायबिटीज के प्रिकॉशंस है वो उनको लेने हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि डायबिटिक हो उन्हीं की शुगर बढ़े, जो नॉन डायबिटिक है उनकी भी शुगर बढ़ जाती है। तो हाँ, तो उनका ये है कि जो भी फिजिशियन डायबिटीज के पेशेंट्स को देखते हो और जो भी डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उन्हीं के सुपरविजन में रहें और उन्हीं के हिसाब से अपना इलाज करें और लें। क्या उनको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है इसके बाद, मतलब कि क्या इसमें डायबिटीज ठीक भी हो जाएगी और डायबिटीज का खतरा आगे बढ़ जाएगा ऐसे पेशेंट्स को? नहीं, डायबिटीज जो है इसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जो होते हैं स्टेरॉइड्स होती है, इन सब की वजह से बढ़ती है। और दूसरी, जैसे डॉक्टर कुमुद ने बताया कि जो हमारा साइकोलॉजिकल जो है उसकी वजह से भी डायबिटीज बढ़ती है। तो ये सब चीजें जब कंट्रोल में होंगी और वो होंगी तो अपने आप धीरे से सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी और मेरे समझ में ग्राउंड लेवल पर आएंगी। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, तो इसके लिए रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन में रहें। एंड डाइट एंड एक्सरसाइज। मुझे ऐसा लगता है जैसे फंगस का जंजाल है और इसमें हर कोई परेशान है, क्योंकि बीमारी अपने आप में है, पूरा एनवायरनमेंट कितना टेंस हो रहा है, हर एक तरफ कुछ ना कुछ तकलीफ है ही। और इसके अलावा उतना ज्ञान नहीं है, उतना अनुभव नहीं, उतनी अवेयरनेस नहीं, उतनी दवाइयां नहीं है, ये कुछ जंजाल जैसा महसूस होता है। डॉक्टर करण ने शुरू में ही कहा कि अवेयरनेस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग थर्ड वेव की चर्चा करते हैं, थर्ड वेव के बारे में सुनते हैं, तो और ब्लैक फंगस को अगर किसी ने याद कर लिया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन जगहों तक ये बीमारी पहुंची जिनके यहाँ पास ऑलरेडी अवेयरनेस की कमी है, मतलब वो इलाके और वो जनसंख्या जिनके पास अवेयरनेस की ऑलरेडी कमी है, या वो जनसंख्या जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, अगर वहां तक ये बीमारी पहुंच रही है तो ये थोड़ी भयावह तस्वीर सी भी देते हैं। कैसे इसकी अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए सर, क्या किया जाए? तो आपने अवेयरनेस की बात करी, उसका बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नए प्रधान बने हैं उनसे कहा है कि इसका प्रचार प्रसार करें और ध्यान करें कि लोगों को हो ना पाए और जिनको हो रहा है उनको समुचित इलाज मिले। तो ये एक बहुत बड़ा फोरम हो सकता है। दूसरा जो है, इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए जो है हम जगह जगह छोटी उस पर हम कर सकते हैं, नहीं तो जो सबसे बड़ा जो चीज है वो हम फोन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और मेरे पास बहुत छोटी छोटी जगह से जिन्होंने कहा कि हमने कहा ये जांच करा लो, उन्होंने कहा साहब हम ये जांच करा ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं है सुविधा, हम तो इस जगह से बोल रहे हैं। तो ये एक टेली कंसल्टेशन जो है इसकी अवेयरनेस जो है वहां लोगों तक पहुंचे और सबके नंबर पहुंचे। तो इसके लिए समाचार पत्रों को जो है सभी लोगों को जो है डेली ये चीज निकालनी चाहिए। जैसे मेरे को औरों का पता नहीं, अमर उजाला शायद निकालता है, वैसे ही सबको निकालना चाहिए डेली। और जहां जहां जा रहे हैं, जैसे कि जिस शहर का भी है उसका एक आपको ध्यान होगा कि एक बीच में जब ये शुरू हुआ था कोविड कमांड सेंटर, तो पूरी यूपी के जितने कोविड कमांड सेंटर थे उसका शायद हिंदुस्तान ने या किसने एक पूरा बनाकर बॉक्स वो प्रिंट किया था। तो इसी तरह से जो है सभी डॉक्टर्स के जितने भी हों वो नाम अगर समाचार पत्रों में, कि आजकल सब जगह समाचार पत्र जाते हैं, लोग पढ़ते हैं, गांवों में भी पढ़ते हैं, और वहाँ माउथ टू माउथ तो अवेयरनेस होती है और सब एक दूसरे को बताते हैं। और अगर एक ने कोई चीज सही बता दी तो वो समझिए कि सभी के लिए सही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और सर ये जो टेलीमेडिसिन की या टेली कंसल्टेंसी की बात है, तो हम लोग डॉक्सनियन के थ्रू बिफोर पैंडेमिक ये काम कर रहे हैं और काफी लोगों के लिए वहाँ तक पहुंच भी पा रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं, यानी उन शहरों उन जगहों पे। वो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा है, यस सर, उसको नेजल एंडोस्कोपी कराते रहना चाहिए। एक तो आवाम के लिए और दूसरा हमारी कम्युनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए। आवाम फ्रेटर्निटी के लिए जैसे डॉक्टर सर ने कहा कि जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं
तो एडमिटेड पेशेंट्स को खासतौर से जो डिस्चार्ज के समय तो जरूर होना चाहिए, उसका इंडोस्कोपी होनी चाहिए। और इंडोस्कोपी में डॉक्टर करण बता पाएंगे कि अगर हो सके तो एक जांच जरूर हो जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। खास तौर से मैं जैसे आंख के बारे में बताना चाहूंगा कि आंख में लाली नहीं आ रही है, ऐसा कोई दर्द नहीं हो रहा है, एकदम से उसकी विजन लॉस हो गया, एकदम से जो है उसको मूवमेंट उसका नहीं हो रहा है, उसको डिप्लोपिया, तो ये लगता है कि कोई दूसरा रीजन है, लेकिन इसमें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो इसलिए ये कोविड की ही तरह जो है बड़ा एक डिफरेंट तरीके से करता है। तो ये कहना चाहिए कि इस आज की तारीख में जैसे बुखार अगर किसी को है और गला वाला है तो उसको हम काफी हद तक कोविड मानकर चलते हैं अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। उसी तरह से नाक, फेस और आंख, इनमें अगर कोई तकलीफ है तो उसको भी मैं समझता हूं कि कुछ हद तक ये मानकर चलना चाहिए कि वो ब्लैक फंगस हो सकता है अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मैं कई मरीज डॉक्टर साहब के पास इसलिए भेज भी देता हूं, उनका नंबर देता हूं, पता नहीं वो कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरा सा भी थोड़ा सा लगे तो मैंने भैया ENT को दिखा लो, जिससे कि यही तो होगा कि नहीं है। लेकिन अगर हुआ और होम, अच्छा हाँ, दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसका कोविड का तो आप होम ट्रीटमेंट कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलिए, लेकिन इसका प्लीज होम ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़िएगा। इसके लिए आप जो है प्लीज स्पेशलिस्ट का, ENT स्पेशलिस्ट खास तौर से उनके मार्गदर्शन पर चलिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने सिम्टम्स का, वैसे ही उतना ही ध्यान रखना है कि प्लीज अपने आप कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए। और आज की तारीख में न केवल सरकार की तरफ से बल्कि बहुत सारे और लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं कि आपके पास में मेडिकल हेल्प पहुंच रही है और गाइडेंस तो बिल्कुल ही पहुंच रही है। सबसे पहले उस गाइडेंस का फायदा उठाएं और सही एक्सपर्ट के पास जाकर अपना इलाज कराएं और जल्दी से इस जंजाल से हम सबको मुक्त